हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 17। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या की थी। आज उसके आगे का टॉपिक वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण। ठीक है बच्चों, व्यतिकरण वाले लेसन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। व्यतिकरण का जो टॉपिक है एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 5 नंबर के बड़े क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज के इस क्लास में जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है व्यतिकरण से, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कह रहा है क्वेश्चन कि A1 तथा A2 आयामों तथा समान आवृत्ति की दो तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग के आयाम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी दो तरंगे हैं, उनके अध्यारोपण से उत्पन्न आयाम परिणामी आयाम के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। कभी कभी ये क्वेश्चन परिणामी आयाम के लिए पूछा जाता है और कभी कभी परिणामी तीव्रता के लिए पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारी क्लास का PDF प्लस जो कुछ भी मैं बोलता हूँ कि ये माना है इसका, या जो कुछ भी मैं लैंग्वेज में लिखवाता हूँ वो सब आपका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको व्यतिकरण का टॉपिक जो है इसको क्लियर करता हूँ। अब देखिए, व्यतिकरण को करने से पहले, व्यतिकरण को समझने से पहले हमें तरंगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तरंग क्या होती है, तरंग में क्या क्या चीजें होती हैं, इसको आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। मैं हल्का सा रिवाइज करा के आपको आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो एक तरंग जो होती है वो ऐसे चलती है। जैसे मान लेते हैं ये एक तरंग है, ऐसे आगे बढ़ती है। ठीक है, ये ऐसे चलती है तरंगें। अब यहाँ पर ये जो होता है, जितना मैक्सिमम ऊपर गई रहती है, जितना ऊपर गई रहती है, ये होता है तरंग का आयाम। ठीक है, इसको ऐसे श्रृंग बोला जाता है। जो ऊपर का पार्ट है इसको श्रृंग बोला जाता है, और ये जो नीचे का पार्ट है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है, गर्त बोला जाता है। ये जो पार्ट है नीचे का ये वाला गर्त बोला जाता है। ठीक, इसको श्रृंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। तो ये जितना ऊपर गया है इसको हम बोलते हैं आयाम। इसको क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, नीचे भी होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो जितना नीचे आई है, ये एक तरंग के लिए दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयाम एक तरंग के लिए क्या होता है, एक ही होता है। तो जितना ये ऊपर जाती है उतना ये क्या होता है, नीचे आती है। ठीक है, हो सकता है किसी किसी कंडीशन में अलग अलग हो। ठीक है, बाकी ये सेम ही रहती है। अब आयाम हो गया, और ये जो ऊपर गई है इसको श्रृंग, इसको गर्त बोलते हैं। अब तरंग में होती है आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, और होती है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य होती है, और क्या होता है, आवर्तकाल। इन तीन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि आवृत्ति क्या होती है, तरंगदैर्घ्य क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है। आवृत्ति वो होती है कि 1 सेकंड में तरंग कितना चक्कर लगा रही है। ठीक है, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। जैसे एक चक्कर कहाँ पूरा होता है, ये एक बार ऊपर गई, एक बार नीचे आई। ठीक है, तो यहाँ पर एक चक्कर पूरा हुआ। तो ऐसे 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाती है वही होती है आवृत्ति। ठीक, तो 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे हम N से या F से भी दिखाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आगे चल के आप देखेंगे कि इसे न्यू से भी दिखाया जाता है। ठीक है, N से भी दिखाते हैं, F से भी दिखाते हैं, और न्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये होती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब आती है तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, देखिए, एक तरंग की लंबाई,
जब जैसे एक चक्कर में एक तरंग चलेगी ना, ये एक चक्कर है तो एक चक्कर में केवल एक तरंग हो रही है, तो एक तरंग की लंबाई को क्या बोला जाता है? तरंगदैर्घ्य। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। एक तरंग की लंबाई को क्या बोला जाता है? तरंगदैर्घ्य बोला जाता है। ठीक है, या हम इसी डेफिनेशन में इसको हम एक और डेफिनेशन बता सकते हैं कि एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक की दूरी, या एक गर्त से दूसरा गर्त जो बनेगा उस गर्त तक की दूरी, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग या एक गर्त से दूसरे गर्त तक की दूरी को क्या बोला जाता है? तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? दूरी होती है। ठीक है, लैम्डा क्या होती है? दूरी होती है, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक की दूरी, या हम कहें कि एक तरंग की लंबाई, एक तरंग जितनी लंबी होगी वही क्या होगी? उसकी तरंगदैर्घ्य होगी। ठीक, अब बात आती है आवर्तकाल। तो एक सेकंड मतलब आवर्तकाल, एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। इसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। तो एक चक्कर काटने में जितना समय लगता है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? आवर्तकाल बोला जाता है। इसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये छोटी छोटी डेफिनेशन हो गई तरंग से रिलेटेड। अब आप लोगों ने 11th क्लास में ही पढ़ा है तरंग के विस्थापन का समीकरण। तो तरंग के विस्थापन को हम किससे दिखाते हैं? वाई से। तरंग के विस्थापन को हम किससे दिखाते हैं? वाई से। तो तरंग के विस्थापन का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहां वाई क्या है? वाई है विस्थापन, वाई जो है वो क्या है? विस्थापन है। ए क्या है? एम्पलीट्यूड है, यानी आयाम है। ठीक है, ए क्या है? आयाम है। और ओमेगा टी, ये ओमेगा टी जो होती है ये कला होती है। ठीक है, ओमेगा टी जो है वो क्या है? कला। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फेज। ठीक, कला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेज। तो ये ओमेगा टी क्या है? कला है। साइन किस लिए आया है? क्योंकि ये जो कर्व है, ये वक्र जो बना है ये साइन वक्र है। ठीक है, ये साइन वक्र है इसलिए साइन आया है। बाकी ओमेगा टी क्या है? कला है। कला का मतलब ये कितना ऊपर गई है, कितना नीचे गई, किस कला में ये चल रही है, तो वो कला दिखाता है क्या? ओमेगा। जहाँ ओमेगा क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। ठीक है, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एन, या हम कहें 2 पाई एफ। एन क्या है? आवृत्ति। एन क्या है? यहाँ पर आवृत्ति है। ठीक है, तो आवृत्ति है तो चाहे हम एन से भी दिखा सकते हैं, एफ से भी दिखा सकते हैं, या न्यू से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये ओमेगा हो गया। ठीक है, और आवर्तकाल का जो फार्मूला होता है एन का, एन बराबर होता है 1/t। आवर्तकाल का जो फार्मूला होता है ये होता है एन बराबर 1/t। तो यहाँ से हम वैल्यू भी रख सकते हैं कि ओमेगा बराबर 2 पाई और एन का मान 1/t, और यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी? 2 पाई/t। ठीक है ना, ये भी हमें जरूरत पड़ेगी इस डेरिवेशन में आगे। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में जितना है उतना मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। ये सब चीज़ें जो है 11th की चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे व्यतिकरण। ठीक, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्यतिकरण क्या है, तो व्यतिकरण डेफिनेशन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता भी हम लोग, परिणामी तीव्रता या परिणामी आयाम का व्यंजक अभी हम लोग डिराइव करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि व्यतिकरण क्या है। इंटरफियरेंस, इसे क्या बोलते हैं? इंटरफियरेंस कहते हैं। ठीक, तो व्यतिकरण क्या है? देखिए, व्यतिकरण जो है जब किसी माध्यम में दो समान आवृत्ति की तरंगे, ठीक, जब किसी माध्यम में दो समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण का मतलब होता है मिलना, ठीक है, जब मिलती है वो, तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग जो होती है उसका आयाम या हम कहें तीव्रता, दोनों एक ही होता है। एक ही नहीं होता है, आयाम अलग होता है, तीव्रता अलग होती है, लेकिन हम दोनों को एक के साथ लिख सकते हैं क्योंकि आयाम जो होता है वो तीव्रता के अनुपाती होती है, या हम कहें तीव्रता जो होती है वो आयाम के अनुपाती होती है। ठीक है ना, तो परिणामी तीव्रता जो होती है वो कहीं पे मैक्सिमम होती है और कहीं पे मिनिमम होती है। इसी घटना को क्या बोला जाता है? व्यतिकरण बोला जाता है। अब मैक्सिमम कैसे होती है, मिनिमम कैसे होती है, मैं यहाँ पर फिगर से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे हम मान लेते हैं कि दो तरंगे हैं, पहली तरंग ये है, पहली तरंग ये है,
ये है पहली तरंग, ठीक है। और दूसरी तरंग भी यही बना लेते हैं, ये है दूसरी तरंग। दोनों तरंगे जो है एक ही दिशा में समान, इन दोनों तरंगों की आवृत्ति जो है वो क्या है, समान आवृत्ति होनी चाहिए। ये व्यतिकरण की कंडीशन है कि दोनों तरंगों की आवृत्ति जो है वो समान होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो समान होनी चाहिए। अब समान आवृत्ति है तो इन दोनों तरंगे एक साथ जा रही हैं, तो इनके अध्यारोपण से, यानी अध्यारोपण का मतलब जब दोनों मिलती है तो एक हमें परिणामी तरंग मिलती है, ठीक है। परिणामी तरंग जो होती है उसकी तीव्रता मैक्सिमम होती है और कहीं मिनिमम होती है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगी, अभी हमने बताया था कि इसको बोला जाता है श्रृंग और इसको बोला जाता है गर्त, ठीक। इसको श्रृंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। तो जब दोनों तरंगों का श्रृंग से श्रृंग मिलता है और गर्त से गर्त मिलता है तो वहां पर परिणामी तीव्रता जो होती है या परिणामी आयाम जो होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी यहाँ पर जब दोनों की परिणामी तरंग बनाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, ठीक। क्योंकि इसका श्रृंग इसके श्रृंग से मिलकर इसको और ऊंचा कर दिया, इसका गर्त इसके गर्त से मिलकर इसको और नीचे कर दिया। इसको हम प्लस से भी दिखाते हैं, इसको माइनस से दिखाते हैं, इसको प्लस से, इसको माइनस से, क्योंकि ये एक्स अक्ष है अगर माने तो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के ऊपर प्लस, एक्स अक्ष के नीचे माइनस, ऐसे यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो जब प्लस प्लस मिलता है तो ये और ऊपर चला जाएगा और जब माइनस माइनस नीचे मिला तो ये और नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई परिणामी तरंग, इसको हम बोलते हैं परिणामी तरंग, ठीक। रिजल्टेंट वेव, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेव। अब अगर माने कि इसका आयाम जो है वो a1 है और इसका आयाम जो है वो क्या है, a2 है, ठीक। इसके आयाम को अगर हम a1 मान लें और इसके आयाम को a2 मान लें, ठीक। आयाम अलग अलग हो सकता है लेकिन आवृत्ति सेम होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिखाएगा आपको, परिणामी तरंग का आयाम जो होगा वो क्या होगा, a1 प्लस a2। परिणामी तरंग का जो ये आयाम है ये क्या रहेगा, a1 प्लस a2, ठीक है ना। अब जो है दूसरा देखते हैं कहाँ पे मिनिमम होती है, कैसे। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक तरंग है, ये एक तरंग है, ये ऐसे चल रही है मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी तरंग ऐसे है, दूसरी तरंग ऐसे है, ठीक है। तो इन दोनों का जब अध्यारोपण होता है, अध्यारोपण का मतलब जब ये दोनों मिलती है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, या हम कहें इसका गर्त है ये और ये क्या है, श्रृंग है। यहाँ पर ये गर्त है और ये क्या है, श्रृंग है। तो जब दो तरंगों का श्रृंग से गर्त मिलता है या गर्त से श्रृंग मिलता है तो वहां पे परिणामी तीव्रता जो होती है, रिजल्टेंट वेव जो होती है वो क्या होती है, देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, परिणामी तीव्रता जो होगी वो क्या होगी। अब देखिए इसका श्रृंग हम मान लें ज्यादा है, इसका गर्त क्या है, कम है, तो प्लस में से थोड़ा सा माइनस हो जाएगा तो कुछ बचेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं थोड़ा सा इतना बच रहा है, हम मान लेते हैं इतना बच रहा है, ठीक। और उसके बाद ये ज्यादा है ये कम है तो हम मान लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर बच रहा है, ठीक है। दोनों में से कोई ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये ज्यादा है तो इसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा, और अगर ये ज्यादा है तो ऊपर की ओर जाएगा, प्लस की ओर, क्योंकि प्लस में से माइनस जब जाएगा, प्लस ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा यानी ऊपर की ओर वेव बनेगी, और अगर ये माइनस वाला ज्यादा है ये कम है तो नीचे की ओर वेव बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता हमें क्या मिल गई, मिनिमम मिल गई, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मिनिमम कब होगी, जब श्रृंग गर्त से मिलेगा या गर्त श्रृंग से मिलेगा, या हम कहें प्लस माइनस से मिलेगा या माइनस प्लस से मिलेगा, तब परिणामी तरंग का जो आयाम होगा या तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पर लिखते हैं A1 डिफरेंस A2, ठीक। A1 डिफरेंस A2 लिखने का मतलब ये है कि जो ज्यादा होगी उसी में से कम वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है ये ज्यादा हो या हो सकता है ये ज्यादा हो। A1 और A2 क्या है, तरंगों के आयाम है, इसका आयाम है A1, ये आयाम है A1 और ये आयाम है A2, ठीक है। ये हो गया, ठीक। एक कंडीशन, लास्ट कंडीशन बचती है कि हो सकता है दोनों तरंगों का आयाम भी सेम हो। तो जब दोनों तरंगों का आयाम सेम होगा,
ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जब तरंगों का आयाम सेम हो, तरंगों का आयाम समान हो, ठीक, आवृत्ति भी समान हो और आयाम भी समान हो, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट वेव क्या होगी। तो हम मान लेते हैं ये पहली तरंग है और प्लस करके ये दूसरी तरंग है, ठीक है। अब दोनों का आयाम सेम है, इसका ए है और इसका भी आयाम क्या है, ए है, तो इनका जो परिणामी वेव मिलेगी वो क्या होगी, ठीक है, हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। परिणामी वेव जो मिलेगी वो क्या होगी, और ऊपर चली जाएगी ये, ठीक, ये दोनों मिलकर और ऊपर चले जाएंगे, ये दोनों मिलकर और नीचे चले आएंगे, ये रिजल्टेंट वेव है। तो इसका ए और इसका ए प्लस ए मिलके क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है, यहाँ पर परिणामी आयाम ये हो जाएगा, ठीक है। और वहीं जब यहाँ पर क्या हुआ है, श्रृंग का श्रृंग मिला है, गर्त से गर्त मिला है, ठीक है ना, श्रृंग का श्रृंग मिला है, गर्त से गर्त मिला है, तो ये परिणामी तीव्रता हुई है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं इसी में, या तथा जब मान लीजिए कि एक तरंग ऐसे है और दूसरी वाली जो इससे मिल रही है वो ऐसे है, ठीक, यानी ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, या हम कहें इसका श्रृंग जब इसके गर्त से मिलता है और इसका गर्त जब इसके श्रृंग से मिलता है तब क्या होगा। अब मान लेते हैं इनके आयाम तो बराबर है, यहाँ पर हमने कंडीशन जो मानी है कि इनके आयाम समान है, तो आयाम अगर समान होंगे तो इसका भी आयाम ए और इसका भी आयाम ए, तो परिणामी आयाम जो मिलेगा यहाँ हमें, परिणामी आयाम वो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, क्योंकि ए माइनस ए, क्योंकि जब इसका प्लस इसके माइनस से मिलेगा तो ये इसको खत्म करेगा और इसका माइनस जब इसके प्लस से मिलेगा तो ये इसको खत्म करेगा, तो यहाँ पर हमें वेव नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों तरंगों का आयाम क्या है, समान है और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी, ठीक है ना। अब इसी में एक चीज और आता है कि जब माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है तो वहां पे कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण। यहाँ पे कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण। जहां माध्यम की तीव्रता अधिकतम होती है वहां पे समपोषी व्यतिकरण होता है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, तो माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पे हमें कौन सा व्यतिकरण मिलता है, समपोषी व्यतिकरण। तो यहाँ पे परिणामी तीव्रता क्या है, अधिकतम है, ठीक है, दो तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी तीव्रता अधिकतम है, तो यहाँ पे कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। यहाँ पर जो व्यतिकरण हो रहा है, ठीक, ये परिणामी आयाम है या हम कहें परिणामी वेव है, परिणामी वेव यानी परिणामी तरंग है। तो यहाँ पर परिणामी तरंग क्या है, कम हो गई है, माइनस हो गई है, यानी मिनिमम हो गई है। यहाँ परिणामी तीव्रता क्या हो गई है, मिनिमम हो गई है। यहाँ पे परिणामी तीव्रता क्या है, अधिकतम है, या हम कहें परिणामी आयाम जो है वो अधिकतम है, ठीक, मैक्सिमम है, परिणामी आयाम जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। और यहाँ पर परिणामी तरंग का आयाम जो है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक। तो परिणामी तरंग का आयाम मिनिमम है, इसलिए यहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, ठीक, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण होगा, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, ये है इसका लॉजिक, ठीक है ना। अब इसमें अगर देख लें तो यहाँ भी तो परिणामी तीव्रता क्या है, मैक्सिमम है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, समपोषी व्यतिकरण हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, परिणामी तीव्रता न्यूनतम हुई है, भले ही शून्य हो जाए, न्यूनतम हो जाए या शून्य हो जाए, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसका लैंग्वेज जो है जैसे लिखना है, ये तो हमने आपको फिगर बना के समझाया है, लेकिन अगर आप इसे लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, स्क्रीन पर यहाँ साइड में आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ आपको, ऐसे लिख लीजिएगा। तो समान आवृत्ति की जब दो तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता या परिणामी आयाम बोले, कहीं पे अधिकतम होता है और कहीं पे मिनिमम होता है या शून्य भी हो सकता है,
ठीक है, कम भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, दोनों कंडीशन आ सकती हैं। तो वहां पर परिणामी तीव्रता क्या होती है, कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है या शून्य होती है। तो इस घटना को क्या बोला जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है। और माध्यम के जिन बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है। माध्यम के जिन बिंदु पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। तो इसका लैंग्वेज मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर परिणामी तरंग के आयाम के लिए व्यंजक, ठीक है ना। अब हम परिणामी तरंगों के आयाम के लिए जो व्यंजक होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसको आपको डिराइव करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में परिणामी तरंग के आयाम के लिए व्यंजक स्थापित करने के लिए कहा है, तो हम परिणामी तरंग के आयाम के लिए व्यंजक निकालते हैं, ठीक है। तो हम पहले यहाँ मान लेते हैं कि माना दो तरंगे, माना लिख लेंगे, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। माना समान आवृत्ति की दो तरंगे जिनके आयाम A1 व A2 है, जिनके आयाम A1 व A2 हैं, एक ही दिशा में संचरित है लिख सकते हैं, या चल रही है, कुछ भी लिख लीजिए। एक ही दिशा में संचरित है। फिर लिखेंगे माना इनके बीच कलांतर जो है फाई है। माना इनके बीच कलांतर क्या है, फाई है। वह तरंगों का विस्थापन जो है, दोनों तरंगों का विस्थापन y1 व y2 है। बस इतना हमें मान लेना है, ठीक है ना। ये हमें माना लिख लेना है इसमें, ठीक है। हमने क्या माना है कि माना समान आवृत्ति की दो तरंगे जिनके आयाम A1 और A2 हैं, ठीक है, एक ही दिशा में संचरित है, मतलब एक ही दिशा में चल रही हैं। माना इनके बीच कलांतर जो है वो क्या है, फाई है, यानी दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर है वो क्या है, फाई है। और तरंगों का विस्थापन क्या है, y1 व y2 है, ठीक है। तो इनके विस्थापन का जो समीकरण होगा पहली तरंग का, तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः विस्थापन का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, पहली तरंग के लिए विस्थापन का समीकरण भी हमने बताया था कि y बराबर क्या होता है, a sin ओमेगा t, ठीक है। तो पहली तरंग के लिए A1 हो जाएगा, ठीक है, y1 बराबर A1 sin ओमेगा t हो जाएगा। और दूसरी तरंग के लिए यहाँ पर लिखते हैं, अतः y1 जो होगा प्रथम तरंग का विस्थापन क्या होगा, A1 sin ओमेगा t, ठीक। ये पहली तरंग का विस्थापन हो गया। तथा दूसरी तरंग का विस्थापन लिखेंगे यहाँ पर, तो y2 बराबर होगा A2 sin ओमेगा t प्लस फाई मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर हमने क्या माना है, फाई। कलांतर क्या होता है, अभी हमने बताया है, फेज डिफरेंस होता है। कला क्या होती है, फेज होता है। यहाँ पर लिखेंगे जहां फाई क्या है, कलांतर है, लिख लेते हैं, जहां फाई कलांतर है। कलांतर का मतलब हो गया फेज डिफरेंस, ठीक, फेज डिफरेंस। फाई जो है वो क्या है, कलांतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो तरंग है, इस वाली तरंग से फाई कला में आगे है, ठीक है, फाई कोण से क्या है, आगे चल रही है, ठीक। हो सकता है ये फाई कोण से आगे चल रही है, तो हमने यहाँ पर फाई कला इसका मान लिया। तो हमने बताया था कि ये ओमेगा टी क्या होता है, कला होती है, तो ये कला में फाई कला से आगे है। बाकी साइन क्या होता है, तरंग का वेव जो होती है उसकी साइन वक्र जो बनता है। A1 A2 क्या है, दोनों तरंगों के आयाम है, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालते हैं परिणामी आयाम। अतः परिणामी आयाम कैसे निकालेंगे, परिणामी आयाम अध्यारोपण के सिद्धांत से आएगा, ठीक है। परिणामी आयाम कैसे आएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से आएगा।
अध्यारोपण के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक, अध्यारोपण के सिद्धांत से, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि जब किसी माध्यम में दो तरंगे संचरित हैं तो उन तरंगों का अलग अलग विस्थापन का योग, उन दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापनों का योग जो होता है वो क्या होता है, परिणामी विस्थापन, या उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों का योग ही क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2, ठीक है। ये दोनों तरंगों का अलग अलग विस्थापन है, इन दोनों तरंगों का अलग अलग विस्थापन जो होगा, इनका योग जो होगा वो परिणामी विस्थापन के बराबर होगा, किसके, अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों का मान हम यहाँ से रखते हैं, तो y बराबर y1 का मान है a1 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, प्लस y2 का मान है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जो है यहाँ पर देखिए y बराबर a1 साइन ओमेगा टी हो गया और प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये इतना, यहाँ पे हम इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। इसमें लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर फार्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, देखिए ये साइन है, ये इतना ए की जगह है और ये इतना बी की जगह है, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। ये होता है फार्मूला। अब इसी फार्मूले से इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। एक लाइन यहाँ खींच के डेरिवेशन आगे करते हैं, देखिए एक लाइन यहाँ खींच देते हैं, आगे डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए y बराबर, यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो y बराबर होगा, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी और प्लस a2, तो ऐसे लिख लीजिए। बाकी जो फॉर्मूला यहाँ से हम लगा रहे हैं इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो a की जगह ओमेगा टी है, b की जगह फाइव है, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव और प्लस कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाइव, ठीक, ब्रैकेट बंद। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो y बराबर में a1 साइन ओमेगा टी और प्लस a2 से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव और प्लस a2 कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाइव। अब जो है यहाँ पर देखिए इन दोनों में हम क्या करते हैं, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, ठीक है, और यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, दोनों साइन ओमेगा टी को कॉमन कर लेते हैं। तो y बराबर में साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा a1, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, a1 बचेगा और प्लस यहाँ पर साइन ओमेगा टी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a2 कॉस फाइव, a2 कॉस फाइव, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं a2 कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाइव, ठीक। अब यहाँ पे हम एक मानते हैं एक चीज, क्या मानेंगे कि हम मान लेते हैं, माना a1 प्लस a2 कॉस फाइव जो है वो क्या है, r कॉस थीटा, ठीक। a1 a2 कॉस फाइव जो है इसको हम क्या मानते हैं, r कॉस थीटा मानते हैं, और इसको जो है a2 साइन फाइव जो है इसको हम मान लेते हैं तथा a2 साइन फाइव इसको हम मान लेते हैं r साइन थीटा, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। जहां r क्या है, हम कह सकते हैं दोनों तरंगों का परिणामी आयाम है, ठीक है, और थीटा क्या है, इनके बीच कलांतर है, ठीक है ना। जैसे यहाँ कलांतर हमने फाई लिया है, कोण है, वैसे वहाँ थीटा क्या है, कलांतर है,
ठीक है। तो इसको अभी के लिए ऐसे मान लीजिए, अभी बाद में इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अलग से माना गया है, कांस्टेंट है, तो अलग से हम इसकी वैल्यू अभी निकाल देंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना मान लीजिए सिर्फ आप। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बस, ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, y बराबर मिलेगा, डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, साइन ओमेगा टी, इतने की जगह पे हम क्या रखेंगे, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ठीक, प्लस लगाएंगे। हमने a2 साइन फाई की जगह a2 साइन फाई, a2 साइन फाई की जगह क्या रखा जाएगा, आर साइन थीटा, लेकिन उसके पहले कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी इंटू a2 साइन फाई की जगह पे क्या रखा जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक, ये हमने मान रख दिया। अब आप लोगों को दिख रहा है कि दोनों में, ये दो पद है, दोनों में आर कॉमन है, ठीक, आर क्या है, कॉमन है, तो आर को आप लोग बाहर निकाल लीजिए। क्या बचेगा यहाँ पर, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा और प्लस यहां से आर निकल गया तो क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, ठीक। अब आप लोगों को यही फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। बिना मार्कर या कैप गिरे कोई डेरिवेशन पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए फॉर्मूला जो है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ए की जगह क्या है ओमेगा टी और बी की जगह पे क्या है थीटा है, तो इसको हम फॉर्मूले में लिख लेते हैं। तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, y बराबर में आर, यहाँ पर इसको हम लिखते हैं साइन ए प्लस बी यानी ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक, ये मिल जाएगा हमें ओमेगा टी प्लस थीटा, जहां थीटा क्या है, ये इनके बीच का कालांतर है, ठीक है। अब जो है ये समीकरण जो है क्या है, परिणामी तरंग का समीकरण है, यही जो है परिणामी तरंग का समीकरण है, यही परिणामी तरंग का समीकरण है, परिणामी तरंग का समीकरण है, ठीक है, यही जो क्या है परिणामी तरंग का समीकरण है। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, ये भी क्या है, एक वेव का समीकरण है। जैसे देखिए यहाँ पर वेव का समीकरण हमने लिखा है a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी, तो ऐसे ये क्या है r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो ये भी वेव का ही समीकरण है, जहां r जो है किसकी जगह पे है, इनके आयामों की जगह पे है। तो a1 और a2 दोनों तरंगों के अलग अलग आयाम है, तो r जो है इनका क्या है, परिणामी आयाम है, ठीक है ना। तो ये क्या है, परिणामी आयाम, यही जो है परिणामी तरंग का समीकरण है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग r का मान निकालेंगे, ठीक है, r क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है, बस इसी का मान निकालेंगे, डेरिवेशन हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो r का मान कैसे आएगा, तो इन दोनों समीकरण का यूज करेंगे, ठीक है, r का मान निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे r का मान, क्योंकि हमें परिणामी आयाम के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, तो परिणामी आयाम r है, r का मान हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों पक्षों का वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 इसका वर्ग और प्लस करेंगे समीकरण 2, ठीक, समीकरण 2 का वर्ग, दोनों समीकरण का वर्ग करके हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया इतना आप लोगों को। समीकरण 1 का वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का और प्लस करेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो इधर वाला इधर से जुड़ेगा, इधर वाला इधर से जुड़ेगा। तो इसको हम लिखते हैं r, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, r स्क्वायर, एक बार लिख लेते हैं हम, डायरेक्ट नहीं करते हैं, r cos थीटा का स्क्वायर और प्लस इधर वाला इधर से r sin थीटा का स्क्वायर और बराबर में इधर वाला इसका पूरे का होल स्क्वायर लगा के प्लस करके इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई, इसका पूरे का होल स्क्वायर और प्लस लगा के इधर पूरे का होल स्क्वायर, a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को, इतने में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अगर इतना समझ में आया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इधर हम कुछ इरेज करके फिर आगे डेरिवेशन करते हैं।
देखिए बच्चों, ये शायद दो लाइन ये फ्रेम में नहीं आ रही थी, ठीक है, इसलिए जो है हमने यहाँ पर इसको फ्रेम में ले आए हैं। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। वेरी सॉरी बच्चों, आप लोगों को समझाते समय जो है ये लाइन नहीं दिखी होगी, लेकिन अब ये जो है केवल हमने क्या किया है, यहाँ पर यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है और इसको साइन ए प्लस बी से हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाए हैं, तो साइन ए की जगह क्या है ओमेगा टी, बी की जगह क्या है फाई है, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, ठीक है, प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बाकी दूसरी लाइन में हमने ब्रैकेट ओपन किया है बस, और कुछ किया नहीं है। ठीक है ना, अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, अगर लाइव होता तो भी आप लोग कमेंट करते, लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है इसलिए मैंने देखा इसको, तो इसको थोड़ा नीचे कर दिए हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इधर का हमने इरेज कर दिया है। अब देखिए इसके आगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे बस, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में इधर वाला ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो ये होगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर यानी a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक, दोनों का ही, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा ना, तो ये अलग अलग, प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ये इसको हमने ओपन किया। अब प्लस लगा के इसको हम लिखेंगे a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक, अब जो है इन दोनों में देखिए आर स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बराबर में, ठीक है, यहाँ पर देखिए a1 का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, a1 का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, इसको दोनों को हम क्या करते हैं एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी a2 का स्क्वायर है, यहाँ भी a2 का स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। और बाकी बचा ये इतना, इसको भी यहीं पर लिख लेते हैं 2a1 a2 कॉस फाइव। ठीक, इन दोनों को हमने एक साथ लिखा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ये, बराबर में a1 का स्क्वायर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है a2 का स्क्वायर, तो a2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव और प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। ठीक, ये इतना हो गया। अब ये हो गया आपका आर स्क्वायर बराबर में, यहाँ से देखिए ये भी, इसका मान भी एक हो गया, जैसे यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, वैसे यहाँ भी कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव भी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होके यही लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। ठीक है ना, या इसी को हम लिख सकते हैं, स्क्वायर को इधर भेज दें तो r बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट, इधर अंडर रूट में आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। ठीक है ना, ये हो गया। यही क्या है, परिणामी तरंगों के लिए आयाम का व्यंजक है। ठीक, परिणामी तरंगों के आयाम का व्यंजक है, यहाँ पर लिख लेंगे यही परिणामी तरंग के आयाम का व्यंजक है, आयाम का व्यंजक है। ठीक है ना, यही क्या है, परिणामी तरंग के आयाम का व्यंजक है। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। तो जैसा क्वेश्चन में कह रहा था कि परिणामी तरंग के लिए दो तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी तरंग के आयाम का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो उसको हमने परिणामी तरंग के आयाम का व्यंजक प्राप्त कर लिया। आर बराबर अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाइव। ठीक है ना, अभी ये डेरिवेशन और आगे है, लेकिन ये जो क्वेश्चन था इसके अकॉर्डिंग आपको यहीं तक करना है। ठीक है ना,
अब इसका जो अगला पार्ट आएगा, अगला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि वो भी इसी का ही पार्ट है, इसीलिए हमने व्यतिकरण पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है, ठीक है। और पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम लोग इसके परिणामी तीव्रता निकालेंगे, बस इसी के आगे डेरिवेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन 2 पार्ट में करके पूछा जाता है हर बार, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी बताते हैं आप लोगों को। इधर वाला तो पहले ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए थे, इसके बाद बस ये इतना हमने इधर किया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये परिणामी तरंग के आयाम का व्यंजक हो गया, जैसा कि क्वेश्चन में पहले पूछ रहा था। अब कभी कभी क्वेश्चन परिणामी तीव्रता के लिए भी पूछता है, तो परिणामी तीव्रता के लिए बस इसी के आगे डेरिवेशन करना शुरू करेंगे। तो उसको आज की क्लास में नहीं, हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज वैसे भी वीडियो बहुत बड़ी हो गई होगी, ठीक है। कल की क्लास में देखेंगे, आप लोग इतना तैयार कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, इसके माना वाना का भी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बच्चों 95 प्लस मार्क्स लाने की ऐसे ही तैयारी करते हैं हम लोग, ठीक है। हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट सही समझा रहे हैं, आप लोग मेहनत से घर पे पढ़िए और इसका रिवाइज कीजिए। 100% है आपका 95 के ऊपर ही नंबर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स अभी कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग मैथ में अपना 1.1 ही अभी प्रश्नावली संबंध एवं फलन से किए हैं। इसके बाद हम लोग 1.2 प्रश्नावली संबंधों के प्रकार में देखेंगे, ठीक है, सॉरी फलनों के प्रकार में देखेंगे। संबंध के प्रकार वाला टॉपिक तो हमने कर लिया है, तो फलनों के प्रकार में आगे अपना जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तब तक आप लोग फिजिक्स पढ़िए, अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। कुछ दिन बाद बच्चों हम एक दिन में आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, फिजिक्स की भी और मैथ की एक साथ वीडियो आपको मिलेगी। अभी क्या है, अभी कुछ टाइम की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे भी घर पर काम वगैरह चल रहा है, इसलिए जो है अभी केवल आपको फिजिक्स के दिन में 1 वीडियो मिल रही है, ठीक है। लेकिन आगे चलकर फिजिक्स की 2 वीडियो, मतलब फिजिक्स की 1 वीडियो और मैथ की भी 1 वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। आप लोग मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी बच्चों वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें आगे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा ये कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। एक मोटिवेशन अंदर आ जाता है कि हाँ अगर बच्चे हमसे जुड़े हैं तो हम भी मन लगा के इनकी तैयारी करवाएंगे और अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आएंगे। बस आज के लिए इतना ही बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।